जी हाँ मित्रों, तो आप जानते हैं ये आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2021 के लिए मेरी फ्री सीरीज़ चल रही है इकोनॉमी अपडेट्स की। विन 21 सीरीज़ 6 पिलर में इकोनॉमी के अपडेट्स हम देख रहे हैं। पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस खत्म हुआ था। पिलर 2 बजट टैक्सेशन में पिछले क्लास तक हमने देखा था बजट, ये जीएसटी, ब्लैक मनी, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, टैक्स ओम्बड्समैन वगैरह चीज़ें। अभी उसमें जो बाकी चीज़ें थी ये इस मंगलवार रात 9 बजे मैं उसे फ्री सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। दैट इज़ पिलर 2C, ये सब्सिडीज़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पिलर 2D डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी के बारे में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा वगैरह बातें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर ये क्लास होगी। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। इसके बाद थर्ड पिलर दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, फोर्थ इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फिफ्थ इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्स्थ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें मतलब अपडेट के नाम पे बहुत कोई खास बड़ी चीज़ें हुई नहीं। याद करो लास्ट सीरीज़ हमने जो पढ़ी थी विन 20 सीरीज़ 2020 वाली, अक्टूबर महीने तक। उसके बाद मतलब वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी के अंदर ये नया बजट, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कोई इतने बड़े कम ही मुद्दे हुए हैं। वही घिसी पिटी बातें, कोरोना, वी शेप रिकवरी, फिर बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स, कुछ इधर उधर के ग्लोबल रिपोर्ट और समिट हो गए होंगे। तो मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेज में कि इतना तो बाकी है और इसके अपडेट हम कब देखेंगे, क्या देखेंगे। भाई चिंता मत कीजिए, प्रीलिम 2021 के पहले वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसमें तो मतलब एक एक दो दो लाइन के टाइप की चीज़ें ही ज़्यादा हैं। सो डू नॉट वरी। तो मिलते हैं मंगलवार रात हवेली पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं 2021 जून महीना वीक 4 22 से लेके 30 जून तक में साइंस में काम की क्या चीज़ें थी वो पिछले सेशन में देखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एथिक्स फॉर यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 4 के लिए जाने लायक चीज़ें क्या थी। सबसे पहले पब्लिक कम्युनिकेशन और उसी में वैक्सीन कंपल्सन। फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे वो वैसे भी ज़रा कठोर और कड़वे रवैये के लिए मशहूर हैं कि वो नारकोटिक ड्रग्स के सब जो तस्कर होते हैं उनको गोली मार दो, फर्जी एनकाउंटर कर दो, वो सब जायज़ है। भाषा भी ज़रा कड़वी इस्तेमाल करते हैं। अभी आजकल उन्होंने ऐसी धमकी दी है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो मैं उनको अरेस्ट करवा दूंगा एंड आई विल इंजेक्ट द वैक्सीन्स इन देयर बट। जो टीकाकरण से मना करेगा उसे गिरफ्तार करवा दूंगा और उसके स्थान विशेष तशरीफ में इंजेक्शन मैं खुद भोंक दूंगा। तो इसमें समझना क्या है एथिक्स में। भाई चॉइस ऑफ वर्ड्स, प्रेसिडेंट का फ्रस्ट्रेशन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ये फिलीपींस वगैरह देश, मनीला और वो टूरिज़्म इंडस्ट्री ठीक से चल नहीं रही होगी क्योंकि ये सब कोरोना के प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, इकोनॉमी को प्रॉब्लम्स हैं। उधर भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर के वादे होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन लीडर को हो जाए वो बराबर है, लेकिन लीडर पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, संवैधानिक पदों पर जो बैठा है, संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति, उसको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती कि गिरफ्तार करके मैं इंजेक्शन ठोक दूंगा बट में। वो क्यों शोभा नहीं देती? क्योंकि उसके चलते व्हेन यू यूज सच हाई हैंडेड ऑब्सीन लैंग्वेज, तो आपका जो भी लोअर स्टाफ है वो भी दे विल ऑल्सो स्पीक एंड बिहेव इन सिमिलर मैनर। वो उसका कांस्टेबल होगा, तहसीलदार होगा, वो भी कि हाँ ऐसा ही बोलना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, ये जो लोग हैं उनको भेड़ बकरी की तरह ही। तो वो छोटे अफसर भी ऐसी अभद्र भाषा और दाग धमकी का प्रयोग, अनुकरण करते हैं क्योंकि उनका लीडर ये कर रहा है। तो जनता से बदतमीजी से पेश आना वो एक आम बात हो जाती है। और अंत में लोकाभिमुख प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसको तकलीफ होती। तो चॉइसेस इन कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या ख्याल रखना चाहिए। वैसे भारत में भी कुछ नेता है कि ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। उनका नाम लेंगे प्रोफेसर को, उसका ही वक्त हो कि नहीं हम जानते नहीं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ हमेशा ऐसे बाहर वाले नेताओं के स्टडी याद रखने चाहिए जहाँ पर जैसे ज़रूरत हो। पॉइंट्स टू कंसिडर इन गुड पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, तो ये होना चाहिए। और उसका नेगेटिव लिखना शुरू करो वर्ड लिमिट फिलअप करने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा ये रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने किया है। पीटर पान सिंड्रोम, वो ऐसी कुछ काल्पनिक परियों जैसी कहानी पीटर पान की। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा मतलब मनोविकार होता है, सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वेयर पीपल हु डू नॉट, हु आर अनेबल टू ग्रो अप टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानसिक रूप से वो तैयार नहीं, वो भले 35-40 साल का आदमी हो गया लेकिन उसका
बर्ताव एकदम इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना, हाई स्कूल के बच्चे की तरह बिहेव करता हो, तो वो पीटर पान सिंड्रोम, हालांकि क्लिनिकली उसे मतलब साइकोपैथोलॉजी या असल में ऐसा ये मानसिक रोग है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड येट। ये चर्चा में इसलिए है कि आजकल बहुत सारे एडल्ट्स दे आर प्रेजेंटिंग इमोशनली इमेच्योर बिहेवियर इन द वेस्टर्न सोसाइटी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, या फिर कि शिक्षकों का रवैया ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर भारत में कुछ चर्चा में आया, एक आदमी ने मतलब उसको किसी गर्लफ्रेंड से वो शादी करने वाला था, नहीं करने वाला था, रेप किया नहीं किया, और उसने कोर्ट में ये दलील पेश की है कि मुझे पीटर पान सिंड्रोम है, इसलिए मैं ये लड़की से शादी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अनएबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेंडर बायस। जापान के संविधान में ऐसा लिखा है कि शादी के बाद कपल ने किसी एक का सरनेम रखना होगा, सिर्फ या तो पति का या पत्नी का। मतलब जैसे भारत में होता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐसा नहीं लिख सकते वहाँ, या तो आप लिखो ऐश्वर्या राय या लिखो ऐश्वर्या बच्चन। नाउ यूजुअली वाइफ विल टेक द सरनेम ऑफ द हस्बैंड, क्योंकि ऐसा मतलब सामाजिक दबाव होता है। तो वहाँ पर भी जापानी सुप्रीम कोर्ट में कुछ PIL हुई, जनहित याचिका, कि ये मतलब संविधान से इस चीज़ को हटा दिया जाए कि कंपलसरी कोई एक ही सरनेम, 2 सरनेम लिखने का होना चाहिए, प्रियंका जोनास चोपड़ा लिखने की छूट होनी चाहिए वगैरह। तो जापानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविधान में वही सही है और ये सब PIL गलत है। हाँ, तो इससे हमको फ़र्क क्या पड़ता है मित्रों? आप पाएंगे कि जापान में एक प्रॉब्लम है, एजिंग सोसाइटी। एजिंग सोसाइटी मतलब लोग बूढ़े हो रहे हैं, उनका एज पिरामिड बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा कि नीचे मतलब शिशु, छोटे बच्चे बहुत कम होंगे, और सामने ऊपर बूढ़े लोग, उसकी मतलब मात्रा ज़्यादा है। बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, तो उसमें महिलाएं भी अगर वो कोई जॉब या कैरियर परस्यू करती हैं, दे ऑल्सो हैव टू सफ़र फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ। ये तो छोटी चीज़ हुई, उसके अलावा भी प्रमोशन नहीं मिले, बच्चों की जिम्मेदारी के लिए नौकरी छोड़नी पड़े वगैरह के चलते वहाँ पर लोग शादियाँ कम करते हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो उनकी जो समाज है उसमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। अल्टीमेटली श्रिंकिंग वर्कफोर्स वो इकोनॉमी के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी करता है। मिशन कर्मयोगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल मतलब कार्मिक प्रशासन, ये जो नौकरी सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार में भर्ती होती है, असल में उसका आप विभाग जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग। लेकिन उसके ऊपर कौन सा मंत्रालय है? तो ये पर्सोनेल मिनिस्ट्री। उनका मिशन कर्मयोगी में वो ये सोच रहे हैं कि सिविल सर्वेंट को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये लबासना मसूरी में, SVNPA हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग वगैरह, वो तो होती है, लेकिन उससे भी और कुछ बेहतर किया जाए कि जहाँ पर उनको ये सब गुड गवर्नेंस की तालीम मिले। तो मिशन कर्मयोगी लॉन्च होगा। कुल मिलाकर आइडिया ये सब E-लर्निंग से और ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उसके लिए इन्फोसिस के भूतपूर्व CEO शिबू लाल को अपॉइंट किया है कि इसकी एक टास्क फोर्स बनाते हैं, आप सब सिलेबस और टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि हम कैसे ये मिशन कर्मयोगी में सिविल सर्वेंट को बेस्ट ट्रेनिंग दे सकें। उसके बाद का मुद्दा करप्शन। ये लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है वो सब पढ़ लेना लक्ष्मीकांत की किताब से। कुल मिलाकर गोवा के लोकायुक्त ने किसी भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को लिखा कि ये आदमी के सामने ये सब प्रीमा फेसी मटीरियल है, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा कर मतलब सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार उस रिपोर्ट पे बैठी रही। दे रिफ्यूज टू एक्ट ऑन द लोकायुक्त रिकमेंडेशन फॉर अ डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस। आय से ज़्यादा संपत्ति थी किसी भ्रष्ट मंत्री के पास, लेकिन कुछ काम सरकार ने किया नहीं लोकायुक्त की रिपोर्ट के बावजूद भी। तो इसमें सोचने के विषय क्या है भाई? लोकपाल लोकायुक्त की जो भी अगर रिकमेंडेशन पर एग्जीक्यूटिव, जो भी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, अगर वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोई पनिशमेंट या एक्शन लेगा ही नहीं, तो करप्शन से हम लड़ कैसे सकते हैं? और अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा ये लोकपाल लोकायुक्त के लिए, तो वो एक पेपर टाइगर या वाइट एलिफेंट ही रह जाएगा। वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी, उसको खिलाने पिलाने का खर्चा ज़्यादा, लेकिन काम उससे कुछ करवा नहीं सकते। उसी तरह ये लोकपाल लोकायुक्त में भी पहले कुछ मामला ऐसा आया था कि उनके पास ऑफिस ही नहीं, तो 5 स्टार ऑफिस में, 5 स्टार होटल में रूम बुक करके उसकी ऑफिस चल रही थी, और उसमें कौन शिकायत करने जाएगा और कितना न्याय मिला। सो इट सीम्स लाइक अ वाइट एलिफेंट। तो रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है वगैरह।
सिविल सर्विस वैल्यूज़, उसमें क्या होना चाहिए, एम्पैथी एंड कंपैशन, तो होता है क्या, उसकी जगह हमें देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, उदासीनता। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मतलब नागरिक तो आते रहते हैं शिकायत करने के लिए। एक मेजर रमन दादा थे जिनका ये आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हुए। उनकी विधवा पत्नी को पंजाब सरकार ने 13,000 रुपये का पर मंथ पेंशन शुरू किया। लेकिन ये पंजाब सरकार के पेंशन के नियम कुछ ऐसे हैं कि विधवा को तब तक मासिक भत्ता ये मिलता रहेगा बशर्ते कि वो विधवा पुनः विवाह नहीं करे, शी शुड नॉट गेट रीमैरिड। एंड सेकंड, अगर वो पुनर्विवाह करे तो मृत पति के भाई के साथ ही विवाह करे। इफ़ शी वॉन्ट्स टू गेट रीमैरिड देन शी शुड मैरी ओनली द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड, ओनली देन दिस पेंशन विल कंटिन्यू, अदरवाइज पेंशन विल डिसकंटिन्यू। कि तुमने किसी और मर्द से शादी कर ली तो वो आपका देख रेख करे, अब सरकार पेंशन क्यों दे आपको। खैर फिर सोशल मीडिया में हंगामा हुआ तो अब राज्य सरकार ने कहा कि हम इन सब नियमों को दुरुस्त करेंगे, वी विल फिक्स दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। फिर आगे कुछ केस स्टडी में पावर ऑफ आईएएस इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। गुजरात में एक डांग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भरपूर जंगल है और वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट नदियों से मछली पकड़ने का आजकल उनको, और फिर वहीं पका कर खाएंगे और वाटरफॉल के करीब सेल्फी लेते हैं और फिर डूब जाते हैं। तो दो गलत चीज़ हो रही है। एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, ये सब मछलियों को इधर उधर पकड़ लेते हैं, और दूसरा अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं, पब्लिक सेफ्टी। तो इसमें आईएएस का कोई रोल हो सकता है कि नहीं? रोल हो सकता है। अंडर सेक्शन 188 कुछ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्टिव इशू किया है कि अब से टूरिस्ट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैप्चरिंग फिशेस इन द रिवर एंड टेकिंग सेल्फीज नियर वाटरफॉल्स। तो ये सब क्या दिखाता है? पावर ऑफ द आईएएस। ये अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं ऑनलाइन सब, कुछ केस में मैं पूछता हूँ, ये तो मतलब घिसा पीटा प्रश्न, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस या टेल मी समथिंग अबाउट द पावर्स ऑफ आईएएस, तो वही सब घिसे पीटे जवाब होते हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म, पर प्लेटफॉर्म किसका और कैसे? इट प्रोवाइड्स डाइवर्स फील्ड, तो डाइवर्स फील्ड कैसे? उनके पास मतलब कुछ आइडिया नहीं आईएएस करता क्या है या वो क्या क्या कर सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, अल्टीमेटली यू विल हैव आइडिया कि हाँ ये भी कर सकता है, तो मुझे आईएएस बनना है क्योंकि ये इतने सारे काम हो सकते हैं। सो थिंक अबाउट दैट। फिर आगे पढ़े हम लोग एथिक्स में एटीट्यूड फॉर्मेशन। किसी चीज़ के लिए अपना रवैया या दृष्टिकोण वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स, टीचर, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया के चलते आप पर मतलब क्या असर हुई है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी रोल रहता है किसी चीज़ के प्रति हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। पता चला ब्रिटेन में हर 3 में से 1 बच्चा ओवरवेट है, मतलब मोटापा उसे है। उसका कारण क्या है? ये पूरा दिन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते रहते हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि दिन में ऐसे विज्ञापन नहीं दिखाए जाएं, प्रोहिबिशन ऑन द जंक फूड एड्स ड्यूरिंग द डे टाइम। तो मतलब एक अच्छा डिसीजन। हालांकि उसमें और भी सोचने की बात है कि आजकल बच्चों को आप जानते हैं, माँ बाप पेरेंटिंग से बचने के लिए क्या करते हैं। पेरेंटिंग मतलब बच्चे की देखभाल, उसको कुछ पढ़ाई लिखाई सिखाओ, चरित्र निर्माण, उसकी जगह उसको मोबाइल टैबलेट हाथ में थमा देते हैं कि पूरा दिन खेलते रहो कैंडी क्रश और पबजी। तो कौन सा वो टेलीविज़न वैसे भी देख रहा है, वो तो जो भी देख रहा है वो ये सब मोबाइल टैबलेट में ऐप्स के अंदर जो एड्स आते हैं उसमें, वहाँ पर डे टाइम नाइट टाइम के हिसाब से क्या आप एड्स बैन करवा पाएंगे? दैट इज़ अ मैटर वर्थ थिंकिंग। तो जब आप लिखते हैं ये सब सोशल मीडिया और मोबाइल और टेक्नोलॉजी से भारत लोगों को कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, तो ये भी गौर करने का विषय। एटीट्यूड, दृष्टिकोण की बात करें तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और उसमें दहेज, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, रवैया। केरला में कुछ हंगामा हो रहा है कि नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स आर इंक्रीजिंग, दहेज के मामलों में महिलाओं की मौत हो रही। अब वैसे तो कोई इतना भी नहीं कि सैकड़ों हज़ारों मर गए, करीब पिछले 5 साल में 50 महिलाओं की मृत्यु हुई है। हालांकि क्रिटिक्स का ये मानना है कि बहुत सारे केस तो असल में पुलिस ने दबा दिए हैं, कि बाद में वो परिवजन है कि छोड़ दीजिए और ये लीजिए पैसा, और मतलब असल में वो रजिस्टर ही नहीं होता या मीडिया तक पहुंचता ही नहीं।
खैर, तो मतलब केरला में तो इतना मॉडल महान है, वहाँ पर तो इतनी पढ़ाई और हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ बेहतर है, तो फिर ये डाउरी डेथ क्यों है? बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम चले, कुल मिलाकर उसका जिस्ट क्या है वो इधर मैंने लिख दिया है। एक एक करके मुद्दे देख लेते हैं। पहला है सोशल वैल्यूज़, समाज में मूल्य क्या हैं। पाया गया कि वहाँ पर लड़की के माँ बाप दहेज देकर शादी करवाएं तो दे टेक प्राइड इन इट, कि देखो हमने तो इतना 5 लाख 10 लाख 25 लाख दहेज देकर शादी करवाई, जैसे कि वो कोई उपलब्धि या मेडल है। उसी तरह जो दूल्हे राजा भी होते हैं वो भी अपने यार दोस्तों के सामने दे प्राउडली बोस्ट, होशियारी मारे, देखा मुझे तो 10 लाख दहेज मिला है। तो मतलब उनकी सोशल वैल्यू ऐसी हो रही है कि जैसे कि दहेज लेना और देना मतलब ये तो रईसों के और ख़ानदानी लोगों के शौक हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। सो व्हेन सोशल वैल्यूज़ आर लाइक दैट देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स एनीथिंग। दूसरा मुद्दा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। कितनी महिलाएं नौकरी कर रही हैं या नौकरी की तलाश में हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया अराउंड 25% ऑफ द वीमेन वो या तो नौकरी कर रही है या नौकरी की तलाश में, और केरला में ये परसेंटेज और भी कम हो रहा है। तो जो महिला नौकरी नहीं करती तो स्वाभाविक है फिर वो पति के अधीन होती है और वो फिर हमेशा ताना मारता रहे और दहेज की मांग करता रहे। और ये भी पाया गया कि वाइफ अगर जॉब भी कर रही है फिर भी फैमिली डिसीजन मेकिंग केरला सोसाइटी में हस्बैंड का ही दबदबा रहता है। आजकल मैरिज मार्केट में एक और तमाशा हो रहा है कि फीमेल टीचर्स की मांग बहुत बढ़ रही है। ऐसा क्यों? शादी बाजार में शिक्षिकाओं की मांग ज़्यादा क्यों है केरला में? आप सोचिए, नौकरी के घंटे निश्चित होते हैं, वो जो भी 10 से 5 पढ़ाई करवानी हो, या अभी तो वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन पढ़ाना है, और वहाँ पदोन्नति के अवसर बहुत कम, मतलब प्रमोशन कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। वो टीचर से मतलब हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल, वो ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा जॉब आ जाएगा और कहीं और दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र की बात होगी। तो मतलब ससुराल वालों को ऐसी लड़कियां पसंद है जिन्होंने टीचर का कोर्स किया हो, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकती और फिर यहीं रहेगी तो मतलब हमारे गुलाम बन के रहेगी। सो दे आर सीन एज ओबीडियंट वाइफ्स। अब ऐसा जो माइंडसेट है तो डॉटर के जो पेरेंट है वो भी ये सोचते हैं कि बेटी से बीएड का ही कोर्स करवाते हैं तो जल्दी और आसानी से शादी हो जाएगी, जिसके चलते बाकी सारे कोर्स इंजीनियरिंग या मेडिसिन या होम्योपैथी या उसमें महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही, और आगे नहीं बढ़ रही तो फिर स्वाभाविक है यही सब छोटी छोटी नौकरी तो दहेज वाले दूषणों में ही वो मतलब ऐसे ही समाज में गिरी रहेंगी। मैंने आपको बताया 50 डेथ हुई पिछले 5 साल में, लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि बहुत सारे और भी डेथ हुए हैं लेकिन वो सब मामले दबा दिए गए हैं। विधानसभा में भी जितने सीट हैं उसमें 10% से भी कम महिलाएं हैं। तो ये सब दिखाता है कि दहेज के ये दूषण हैं और हाउ कैन इट बी फिक्स्ड। एक तो सोशल वैल्यू सेट बदलना चाहिए, लड़कियों की और आगे पढ़ाई हो, टीचर का बीएड कोर्स उसके अलावा भी पढ़ाई हो, विधानसभा में महिलाओं के लिए कुछ और आरक्षण दिया जाए, पंचायती राज बॉडी में तो है लेकिन विधानसभा पार्लियामेंट में भी, ताकि दहेज विरोधी कानून और सख्त बनाए जा सकें वगैरह। लास्टली एथिक्स में कोट सुविचार सुवाक्य, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने यह कहा है, द बेस्ट जज इज़ द वन हु इज़ लेस नोन एंड लेस सीन इन मीडिया। सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश वही है जो मीडिया में कम देखा और कम सुना जाता है। मतलब रॉयल एंट्री के वीडियो कम बनने चाहिए। खैर जज लोग तो नहीं बनाते हैं, कौन बनाता है वो आप जानते हैं। तो खैर, तो मित्रों ये हमने देख लिया कि जून वीक 4 में एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लायक कुछ समाचार। ये ऐसा भी नहीं कि इसमें से कोई वर्ड बाय वर्ड चीज़ आएगी, ये तो आपने समझ के रिफ्लेक्ट करके कहीं और कुछ और पूछा जाए उसमें बोल बच्चन करके वर्ड लिमिट फिलअप करने के लिए माल यूज़ करना है।